गुड इवनिंग। ओके, व्हाट इज द टॉपिक? कौन सा टॉपिक चल रहा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब इसमें हमने अब तक क्या क्या देख लिया जरा देखना। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, इरिडीमेबल। इरिडीमेबल इसका फॉर्मूला है I इंटू 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड नहीं रहा तो करंट मार्केट प्राइस ले लेंगे, ठीक है। और अगर रिडीमेबल रहा तो फॉर्मूला क्या है? I इंटू 1 माइनस टी रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन डिवाइड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। ठीक है, उसी प्रकार कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपने देखा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड या करंट मार्केट प्राइस। कुछ भी नहीं दिया तो फेस वैल्यू, यहां पर भी ऊपर में। और अगर रिडीमेबल हो तो क्या फॉर्मूला है? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, और एवरेज लेना है दोनों का, आरवी प्लस एनपी बाय 2। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन भी देखा था हमने। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन में I इंटू 1 माइनस टी, और अगर इंटरेस्ट अमाउंट दिया हो, इंटरेस्ट अपॉन लोन अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन लोन अमाउंट, तो ये पहले इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, इंटरेस्ट अपॉन लोन अमाउंट। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी देख लिया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच हमने कर लिया। यहां पर आपने दो फॉर्मूले देखे हैं। कांस्टेंट डिविडेंड रहा तो फॉर्मूला डिविडेंड अपॉन प्राइस, और अगर डिविडेंड ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट रहा, ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो D1 अपॉन P0 प्लस G। उसी तरह आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी अर्निंग प्राइस अप्रोच भी देख लिया हमने। अर्निंग प्राइस अप्रोच के दो फॉर्मूले, अगर कांस्टेंट ईपीएस है तो ईपीएस अपॉन P0 या प्राइस, ओके। या फिर एक और देखा था हमने, 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। ये भी देखा था ना, 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। ग्रोइंग ईपीएस, ग्रोइंग ईपीएस रहा तो ईपीएस 1 अपॉन P0 प्लस G। तो यहां तक हमने कल देख लिया। अब दो फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ कैपिटल के और देखते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के दो फॉर्मूले और, एक है रियलाइज यील्ड अप्रोच। देखना रियलाइज यील्ड अप्रोच, पॉइंट नंबर E। यील्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। यील्ड का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। रियलाइज यील्ड का मतलब रेट ऑफ रिटर्न अर्न इन द पास्ट ईयर। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द रेट ऑफ रिटर्न अर्न इन द
पास्ट ईयर और पास्ट ईयर्स, ये मेथड अज्यूम कर रहा है, सही है या गलत बाद में देखेंगे, लेकिन अज्यूम क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न दैट हैज बीन अर्नड ऑन द शेयर इन द पास्ट ईयर। ओके, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो रिटर्न जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो दो प्रकार से मिलता है आपको। एक तो आपको मिलता है डिविडेंड, ठीक है, और दूसरा कैपिटल गेन। दूसरा कैपिटल गेन ना, 10 रुपए इन्वेस्ट किया, 12 रुपए मिल गए बेचने के बाद, तो वो भी एक फायदा है, प्लस कैपिटल गेन। शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल गेन मिलेगा, डिवाइड बाय प्राइस एट द बिगिनिंग। अब जरा समझो, एक एग्जाम्पल लिख लेना वहां पे आसपास, समझने के लिए एग्जाम्पल जरूरी है। एक आपकी पसंद की कंपनी का नाम बोलो। हाँ, इटॉन, ये क्या है? चलो ठीक है, जो भी है। सपोज इसकी शेयर प्राइस एट द बिगिनिंग, सपोज इसकी शेयर प्राइस एट द बिगिनिंग 200 रुपए, ठीक है, और इसकी प्राइस एट द एंड, ईयर के एंड में इसकी प्राइस 240 हो गई, और इस कंपनी ने आपको एक डिविडेंड दिया, सपोज 10 रुपए डिविडेंड दिया। तो अब आपको बताना है कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न जनरेट हुआ इस शेयर से। आपने कितना पैसा लगाया? 200 रुपए लगाया स्टार्ट में, फायदा कितने का हुआ? 10 रुपया मिला डिविडेंड से, और 200 का शेयर की प्राइस बढ़कर 240 हो गई है, तो 40 रुपए का यहां पे कैपिटल गेन भी हुआ। तो ये 40 और ये 10, टोटल आपको 50 का फायदा हो गया ना। तो हम आंसर लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू डिविडेंड 10 रुपए मिला, कैपिटल गेन होगा 240 माइनस 200। ये तो आपका आंसर आ गया कि इतना फायदा हुआ। और हमें परसेंटेज में अगर आंसर निकालना है तो जो अमाउंट हमने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया था उससे डिवाइड करेंगे। तो अब आपको कैलकुलेट करके बताना है 50 डिवाइड बाई 200, 10 और 40 50 इंटू 100 कर देना, तो ये कितना आ गया? 25%। सो ये हो गया 25%। दिस इज द रियलाइज्ड अप्रोच। यानी पिछले साल हमने इस शेयर पे 25% रिटर्न अर्न किया है। लेकिन ये मेथड यूज करना थोड़ा रिस्की इसलिए बिकॉज पास्ट इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर। ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो डीमेरिट, पास्ट रिटर्न may not be realized in future. Past return may not be realized in future. Okay? लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कर लेना, ठीक है। ये भी एक मेथड है, पास्ट रिटर्न के बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी असरटेन कर रहे हैं। अब एक और मॉडल देखते हैं, बहुत कम आता है एग्जाम में ये, जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये भी एग्जाम में कम ही पूछा जाता है क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा, जो कि हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है, ठीक है। ये अपने आप में एक चैप्टर है, जब आप फाइनल में पहुंचेंगे तब। तो इस मेथड से आंसर कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आरएफ। आरएफ का मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। देखना नीचे कहीं लिखा होगा,
रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटी। आरएफ का मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटीज रिटर्न। एक एग्जांपल दो रिस्क फ्री सिक्योरिटी का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टार्ट में प्रॉमिस किया जाता है वही मिलता है। बैंक एफडी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक स्टार्ट में बोलती है वही मिलता है, प्लस फिर एक यहां पे बीटा आ गया, जिसको हम बी भी लिख सकते हैं, या ये बीटे का सिंबल है। अल्फा बीटा गामा सुना है ना आपने, तो ये बी है, बी फॉर बीटा, बीटा कोएफिशिएंट। ये अभी हमारे सिलेबस में बीटा क्या होता और कैसे कैलकुलेट करते हैं स्कोप के बाहर हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको मतलब इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क। बीटा से हम क्या मेजर कर रहे हैं? सिक्योरिटी का रिस्क मेजर कर रहे हैं। बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क। हाइयर द बीटा, हाइयर द रिस्क, लोअर द बीटा, लोअर द रिस्क। तो ये बीटा का हो गया मतलब। उसके बाद एक और टर्म देखेंगे, आरएम। आरएम मीन्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, या आप जस्ट लिख दो मार्केट रिटर्न, यानी स्टॉक मार्केट का रिटर्न, स्टॉक मार्केट रिटर्न। स्टॉक मार्केट का रिटर्न इस साल कितना है, दैट इज आरएम। एक और चीज नीचे लिखना, आरएम माइनस आरएफ। ये जो आरएम माइनस आरएफ है, हम इसको क्या बोलते हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न से मार्केट का रिटर्न कितना ज्यादा है, दैट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। और बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ को क्या कहेंगे? सिक्योरिटीज रिस्क प्रीमियम। सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम कितना है? अगर सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की होगी तो उसका रिस्क प्रीमियम भी ज्यादा होगा। अगर सिक्योरिटी कम रिस्की होगी तो रिस्क प्रीमियम भी कम होगा। तो ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अ सम ऑफ टू रिटर्न्स, वन अ रिस्क फ्री रिटर्न, जो आपको कभी भी आप अर्न कर सकते हो, रिस्क फ्री रिटर्न, एंड सेकेंड प्रीमियम फॉर रिस्क। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ रिस्क फ्री रिटर्न से आप संतुष्ट नहीं होंगे, बोलो होंगे? अगर रिस्क फ्री रिटर्न ही चाहिए था तो फिर शेयर में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? फिर तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमें रिस्क फ्री रिटर्न से थोड़ा ज्यादा चाहिए। कितना ज्यादा चाहिए? जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिस्क प्रीमियम चाहिए, है कि नहीं? तो ये जो रिस्क प्रीमियम जो हमें चाहिए, इसकी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। ये रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करने का तरीका है। इसके बारे में अगर आपको और जानने की इच्छा है तो पहले क्या होना पड़ेगा? हाँ, क्लियर। तुम क्या कोई पुराना स्टॉक हो क्या कि पहले क्लियर होना पड़ेगा तब नया स्टॉक आएगा? चलो कोई बात नहीं, वैसे कहा तुमने सही, क्लियर होना पड़ेगा तब जाकर ये फॉर्मूले के डीप में आप जा पाओगे। फिलहाल इतना काफी है। अब देखो वहां पर एक इलस्ट्रेशन 4 भी लिखा हुआ है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे है इलस्ट्रेशन 4 ग्रे बैकग्राउंड में। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड whose risk-free return is equal to 10%. Firm's beta equals 1.75.
and the return on the market portfolio is 15%. तो जिस क्वेश्चन में ये रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा, मार्केट रिटर्न, ये सब टर्म्स अगर दिए जाएंगे तो उसका मतलब ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे। तो इस क्वेश्चन में रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10%, तो 0.10 लिख दिया। बीटा कितना दिया हुआ है? 1.75, और आरएम कितना दिया? मार्केट रिटर्न पोर्टफोलियो 15.15 माइनस रिस्क फ्री रिटर्न 0.10। सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 18.75% आ गया। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के सारे फॉर्मूले हमने देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आना, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग? रिटेन्ड अर्निंग मीन्स प्रॉफिट अर्न्ड minus dividend paid is retained earning. Retained earning is that portion of the profit earned which is not paid as dividend. Balancing figure. So 10 लाख रुपए अगर प्रॉफिट है, उसमें से 5 लाख रुपए डिविडेंड दे दिया, तो कितना बचा? 5 लाख रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मालिक कौन होता है? रिटेन्ड अर्निंग बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। रिटेन्ड अर्निंग बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग कल को कंपनी जब लिक्विडेट हो जाएगी, सबको सबका फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा, और जो बचेगा किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। अब मेरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कंपनी ये पैसा अपने पास रखती है, मतलब शेयर होल्डर्स को नहीं देती है, शेयर होल्डर्स को अगर देती तो वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके अर्न कर सकता था, है कि नहीं? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज सेम एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो एक काम अच्छा हो गया, अलग से कोई फॉर्मूला भी नहीं सीखना है। जो फॉर्मूले हमने अभी देखे वापस वही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के लिए भी ये सारे फॉर्मूले लगेंगे। D/P0 लग सकता है, D1/P0 प्लस G, EPS/P0, EPS 1/P0 प्लस G, then dividend plus capital gain upon price at the beginning। ये रियलाइज यील्ड अप्रोच हो गया ना। या फिर RF प्लस बीटा इंटू, तो सेम 6 फॉर्मूले जो हमने अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए लिखा, इनके लिए भी एप्लीकेबल है। बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट दैट इज बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसका नाम सिर्फ बदल गया, इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह वो रिटेन्ड अर्निंग। दोनों का मालिक तो एक ही है, यस और नो। इसलिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के लिए हम अलग से कोई फॉर्मूला नहीं सीख रहे हैं। आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल लिखे हुए, D1/P0 प्लस G, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आ गया तो भी आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ABC कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। RF इक्वल टू 7%, बीटा इक्वल टू 1.20, RM माइनस RF इज इक्वल टू 6%. Compute the cost of retained earning
यूजिंग विच मॉडल? CAPM मॉडल। मतलब कौन सा मॉडल हम यूज करेंगे? जो लास्ट में मैंने लिखा है ना वो। तो लिख दो पहले फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF 7, बीटा 1.2, RM माइनस RF इंटू 6 डायरेक्टली कर दो। RM माइनस RF दिया हुआ है आपको, तो ये आंसर आएगा। पहले 1.2 इंटू 6 करना, 14.2 आया। इंटू बस परसेंटेज का साइन लगा दो, इंटू 100 वापस मत करना अभी, ठीक है। इंटू 100 तब करेंगे जब इसको मैं 0.07 लिखूंगा और इसको 0.06 लिखूंगा, तब इंटू 100 करना। ऐसे करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ गया। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। लेकिन यहां पर एक और फॉर्मूला सीखेंगे आज। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्मली आपको एग्जाम में है तो यही कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व करना है, लेकिन कभी कभी, बहुत रेयरली, किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो वहां लिखा हुआ है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये अगर स्पेसिफिकली पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कंपनी अगर आपको डिविडेंड देगी तो उस पर आपको हो सकता है टैक्स लगे, फिर वापस उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, फिर ब्रोकरेज लगेगा। इज इट राइट? तो अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है तो उसमें हम टैक्स और डिविडेंड का, टैक्स और ब्रोकरेज का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करना है, स्टेप 1, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। पहले वो निकाल लो, उसके बाद नैया आगे बढ़ेगी। पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिटेन्ड अर्निंग आ रहा है वो निकाल लो, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लो, दोनों सेम ही है, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर स्टेप नंबर 2 पे जाना, अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये वाला, या फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, दोनों एक ही है। फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आर इक्वल। इनटू क्या करना है, अगर आप टैक्स पे करेंगे तो आपका रिटर्न इंटू 1 माइनस टी हो गया, और अगर आप ब्रोकरेज पे करेंगे तो आपका रिटर्न इंटू 1 माइनस बी हो गया। टी क्या है यहां पे? टैक्स रेट, और बी क्या है? ब्रोकरेज का रेट, रेट ऑफ ब्रोकरेज। अब देखना फॉर्मूला, नीचे मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। हर एक फॉर्मूले के लिए एक एग्जाम्पल कम से कम हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो कैसे करना है, घबराना नहीं है। अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 18%। तो एक काम इन्होंने अच्छा किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया, तो मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। इनकम टैक्स रेट फॉर शेयर होल्डर इज 30% and brokerage is 2% is accepted to be incurred while investing their dividend in alternative securities। अगर मैं डिविडेंड को किसी और शेयर में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 2% ब्रोकरेज लग जाएगा। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो यहां पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन्ड अर्निंग पूछा गया है? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्वेस्टर का टैक्स रेट, इन्वेस्टर का ब्रोकरेज रेट दिया हुआ है। इसका मतलब वो आपसे चाहते हैं ये फॉर्मूला यूज करना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 18%। 18
इन्वेस्टर को कितना टैक्स भरना पड़ेगा? 30%। और अगर उसको हम किसी और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना ब्रोकरेज करना पड़ेगा? 2%। तो ये दोनों माइनस कर दो, सॉल्व करके बताना कितना आया आंसर। 12.35%। चेक किया या बस देखकर बता रहे हैं? चेक किया, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कंप्यूट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हो गया। अब एक और फॉर्मूला सीखना है आपको, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। ये क्या होता है एक्सटर्नल इक्विटी? अभी जो आपने रिटेन्ड अर्निंग पढ़ा, रिटेन्ड अर्निंग इज कॉल्ड इंटरनल इक्विटी, क्योंकि आपको ये पैसा रेस करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। प्रॉफिट कमाओ और डिविडेंड मत दो, तो अपने आप ही वो पैसा आपके पास रिटेन हो गया। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल इक्विटी, क्योंकि इसके लिए आपको बाहर वापस फंड्स रेस करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कंपनी को एक्सपांड करना है तो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से काम नहीं चलेगा, फिर आपको मार्केट से फंड्स रेज करना पड़ेगा। ठीक है। सो एक्सटर्नल इक्विटी मीन्स फंड्स रेज्ड फ्रॉम द मार्केट, फंड्स रेज्ड फ्रॉम द मार्केट, एक्सटर्नल। और कंपनी एक्सटर्नल इक्विटी पे डिपेंडेंट होती है। बिजनेस ग्रो करने के लिए सिर्फ आप इंटरनल इक्विटी पे डिपेंड नहीं हो सकते ना। सो कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी क्या होगा? कॉस्ट ऑफ फंड्स रेज फ्रॉम द मार्केट। इज इट राइट? तो क्या ये दोनों कॉस्ट इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि व्हेन वी रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट, when we raise funds from the market, we incur, हाँ बोलो, डैश इशू एक्सपेंस। वी इनकर रिटेन्ड अर्निंग में कोई इशू एक्सपेंस है क्या? नहीं, कोई इशू एक्सपेंस नहीं। लेकिन अगर आप फंड्स रेज करेंगे, आईपीओ लाएंगे, तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपको अंडर राइटर अपॉइंट करने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, लीगल एक्सपेंसेस इशू करने पड़ते हैं। तो जब हम मार्केट से पैसा रेज करेंगे तो हमें कुछ इशू एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। इशू एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग एन इशू इस फ्लोटेशन कॉस्ट, टेक्निकल वर्ड है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसका नोटेशन है एफ, इसको अपने फॉर्मूले में इंक्लूड कर लेंगे अभी। तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो वापस आपको अलग से कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट को अपने फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट कर लेना है। तो अगर ग्रोइंग डिविडेंड है, डिविडेंड इज ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला आपको याद होगा D1 अपॉन P0 प्लस G। लेकिन अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर कर रहे हैं तो आपको जो अमाउंट मिलेगा कम मिलेगा। जैसे अभी मैंने यहां पे थोड़ी देर पहले ब्रोकरेज का एडजस्टमेंट किया था, 1 माइनस बी। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोलेगी अगर मैं 100 रुपया रेज करूंगा और 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है तो मुझे 95 ही मिलेगा। तो 100 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.05, तो 100 इंटू 0.95 हो जाएगा ये। तो आपका फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से आपको जो नेट अमाउंट मिलेगा वो थोड़ा कम हो जाता है और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। और अगर मान लो आपको कांस्टेंट डिविडेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप फॉर्मूला क्या करेंगे, ओरिजिनल फॉर्मूला पहले बताओ, D अपॉन P0। लेकिन अब आपको फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं मिलेगा,
तो फ्लोटेशन कॉस्ट को आप, फ्लोटेशन कॉस्ट का जो एक्सपेंस उसको कम कर दो, तो P0 इंटू 1 माइनस एफ हो गया। तो एफ इज फ्लोटेशन कॉस्ट इन परसेंटेज, एफ इज फ्लोटेशन कॉस्ट इन परसेंटेज। इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। एक्स लिमिटेड्स नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज 2.50। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? D1, D1 नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, यानी उन्होंने D1 दिया हुआ है। इस ग्रोथ रेट इज 6%, तो हम एक ग्रोथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड द स्टॉक इज करेंटली सेलिंग फॉर ₹25, यानी P0 25 है। सिर्फ एक और लाइन है, एडिशनल इक्विटी कैन बी सोल्ड टू द पब्लिक टू नेट ₹21 पर शेयर। कैलकुलेट एक्स लिमिटेड फ्लोटेशन कॉस्ट। दूसरा, कैलकुलेट एक्स लिमिटेड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। तो पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बहुत सिंपल है, ₹25 मार्केट प्राइस है, लेकिन अगर आप 21 पे इश्यू करेंगे तो ₹4 आपका खर्चा है। फ्लोटेशन कॉस्ट को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे अभी। फ्लोटेशन कॉस्ट इन परसेंटेज। ₹4 आपने इनकर किया, मार्केट प्राइस ₹25 है, तो ₹25 रेस करने के लिए ₹4 आपने इशू एक्सपेंसेस में खर्च कर दिए हैं, इंटू 100 करना, तो 16%। ये हो गया मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट। अब लिखना कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया गया है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। D1 अपॉन P0 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एफ, एफ इज फ्लोटेशन कॉस्ट इन परसेंटेज, एंड प्लस जी ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। आपको डायरेक्टली D1 दिया हुआ है आज, कितना है? 2.5। उसमें कुछ छेड़छाड़ मत करो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर लिखा हुआ है। P0 कितना दिया हुआ है? 25, और फ्लोटेशन कॉस्ट आपने अभी कैलकुलेट किया है 16%, प्लस ग्रोथ रेट दिया हुआ है 0.06। जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना है आंसर? 17.90। ओके, इज राइट, 17.90%। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का भी इंपैक्ट यहां पे आ गया। या तो आप डायरेक्टली 21 भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको नेट प्रोसीड ₹21 मिलेगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली भी लिखना होता तो भी कोई बात नहीं, 2.50 डिवाइड बाई 21, क्योंकि नेट प्रोसीड कितना मिल रहा है? 21। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। अब लास्ट पार्ट क्या बच गया यहां पे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑल्सो कॉल्ड overall cost of capital, also called overall cost of capital, also called just average cost of capital, ठीक है। जब आप एक से ज्यादा सोर्स यूज करेंगे तो एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। एक और लिखना, ऑल्सो कॉल्ड, वहां पर सब लिखा हुआ है, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो अब मैंने आपको अलग अलग नाम इसलिए बता दिए, कल को एग्जाम में आ गया कि कैलकुलेट कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यही पूछ रहे हैं वो, ठीक है, एवरेज। और ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कब जाएंगे, जब आप एक से ज्यादा सोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। When a company uses many sources of funds, then it needs to find out कि हमारा एवरेज क्या है। तो उसके लिए फिर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आते हैं, और इसको कैलकुलेट कैसे करना है, या तो आप टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में सोर्स लिखेंगे, जिस सोर्स से आपने फाइनेंस रेज किया है, फिर कितना अमाउंट रेज किया है वो लिखेंगे, सोर्स अमाउंट। और अमाउंट को हम क्या करेंगे, वेट में कन्वर्ट कर देंगे, या प्रोपोर्शन, जो आप बोलना चाहो, वेट और प्रोपोर्शन, यानी कितना परसेंटेज टोटल कैपिटल का इक्विटी से यूज हुआ है, कितना परसेंटेज डेट से यूज हुआ है। उसके बाद हम इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट लिखेंगे, यहां पे इंडिविजुअल कॉस्ट जो आपने सीखा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ, ये हो गया वेट, ये हो गया कॉस्ट। लास्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वेट इनटू कॉस्ट और ऐड कर देंगे, दैट विल गिव मी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल डेट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो इनका अमाउंट लिखना। अभी अमाउंट कहां से आता है, अमाउंट कैन बी आइदर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, करेक्ट। या तो आप जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट अपीयर हो रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अमाउंट अपीयर हो रही है, वहां से उठा के लिख दो, या फिर इन इंस्ट्रूमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है वो लिखो, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम बुक वैल्यू लेते हैं, ये इनकी बुक वैल्यू है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो इसका टोटल कर लेना, ठीक है। बुक वैल्यू रहा तो आपको सीधे क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया गया उसको उठा के कॉपी करना है। अब उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कंपनी की टोटल कैपिटल 100 है, उसमें से डेट का कंट्रीब्यूशन 10 है, तो 10/100 हो गया 10%, तो 0.10 लिख सकते हैं। 20/100 0.2, 0.30, 0.40, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे 10/100, 20/100, जो आपको सिंपल लगे, ठीक है। अगर बहुत ऑड फिगर्स आ रही तो प्रोपोर्शन के रूप में लिख देना। उसके बाद इंडिविजुअल कॉस्ट, उसके लिए पहले आपको 4 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लो डेट का कॉस्ट 8% है, प्रेफरेंस शेयर 10, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग 12, ठीक है। तो ये आप कर लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना आपको, 0.10 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट छोड़ दो, सिर्फ 0.10 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 0.10 कितना होता है, 0.80। 0.20 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज छोड़ दो अभी, हाँ 0.2। 0.30 इंटू 12 3.6, 0.40 इंटू 12 4.8। अब इसको टोटल कर लो, 9 अब परसेंटेज साइन लगा दो, इसको हम बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इज इट राइट? ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये जो अमाउंट है ये क्या होता है, या तो बुक वैल्यू
या मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू का मतलब है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, एज पर योर लेजर, एज पर योर बैलेंस शीट। ओके, एज पर बैलेंस शीट। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो फिगर आपको लेना है। बुक वैल्यू मेथड के एडवांटेजेस क्या है, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट। तो आपकी बुक में सब नीचे मैंने अच्छे से लिख दिया है। बुक वैल्यू वेट का एडवांटेज नंबर 1, देखो नीचे कहीं लिखा हुआ है, द डेटा इज इजिली अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट। ये काम इजी है, बुक वैल्यू वेट यूज करना इजी है क्योंकि आपको बैलेंस शीट से सीधा सीधा डेटा मिल गया। सेकेंड, फर्म सेट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ बुक वेट्स। जब हमें देखना होता है इस कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो क्या है, तो हम बुक वैल्यू देखते हैं ना, बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट देख के हम पता करते हैं कि इसका डेट इक्विटी रेशियो क्या है, कैपिटल गियरिंग क्या है। तीसरा है कैलकुलेशंस आर सिंपल। फोर्थ बेनिफिट है लेस फ्लक्चुएशन इन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप प्रॉफिट अर्न करते जाओगे आपका रिटेन अर्निंग बढ़ता जाएगा और आपकी बुक वैल्यू भी चेंज होगी। या जब आप कोई फ्रेश शेयर इशू करोगे, फ्रेश डिबेंचर इशू करोगे, तब बुक वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ज्यादा नहीं। शेयर प्राइस जो है अगर मार्केट प्राइस लेंगे तो रोज चेंज होती है कि नहीं। उसके बाद है पॉइंट ही यूजफुल व्हेन मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल। अगर मान लो कोई कंपनी जो लिस्टेड ही नहीं हो तो उसकी तो मार्केट प्राइस ले ही नहीं सकते हैं, तो उस केस में बुक वैल्यू हम यूज करेंगे। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी और व्हेन द शेयर्स आर नॉट एक्टिवली ट्रेडेड। शेयर्स आर नॉट एक्टिवली ट्रेडेड मतलब शेयर लिस्टेड भी अगर हो उसकी ट्रेडिंग नहीं होती है, तो ट्रेडिंग नहीं होती है तो वैसे मार्केट प्राइस पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5 है मेनी टाइम्स इन्वेस्टर्स यूज बुक वैल्यू वेट्स टू डू द नेसेसरी एनालिसिस। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस, तो हमने वहां जो डेट इक्विटी रेशियो निकाला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, वो फिगर आपने बैलेंस शीट से लिया था या मार्केट में जाकर लिया था? बुक वैल्यू लिया था। तो जनरली इन्वेस्टर बैलेंस शीट के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक वैल्यू कैन बी अफेक्टेड बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दोगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस चेंज हो सकता है। तो प्रॉफिट या लॉस चेंज हुआ तो आपका रिटेन्ड अर्निंग का फिगर चेंज हो सकता है। रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ बुक वैल्यू, तो आपका बुक वैल्यू भी चेंज हो सकता है। तो मैन्युपुलेशन पॉसिबल है, यहां पे मैन्युपुलेशन कंपनी द्वारा पॉसिबल है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करके आप बुक वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बुक वैल्यू डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बुक वैल्यू इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, है कि नहीं। बैलेंस शीट में लैंड जो है वो 20 साल पहले की प्राइस पे आ रहा है, जिस समय आपने परचेज किया था 2 लाख में, आज भी उतना ही दिख रहा है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख हो चुकी होगी। तो बुक वैल्यू डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपना डिसीजन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, तो अगर डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है तो डिसीजन गलत है। आज आप यहां बैठे हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन आपको ही पता है यहां बैठने में फायदा ज्यादा है। सही बोला ना मैंने। इसके बाद जो रिटर्न मिलेगा, वो जो आपकी अभी रिटर्न जो अभी नहीं मिल रही है आपको, अभी बाहर नौकरी करते तो 500-700 कमा लेते रोज का, है कि नहीं। उसना नुकसान हो रहा है कि नहीं आपका, बोलो। लेकिन आपको ही पता है कि इसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल है। पूरा एक साथ ही वसूल लेंगे 1 साल में बनने के बाद, क्लियर होने के बाद, है कि नहीं। तो हमारा डिसीजन मेकिंग हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द्वारा गाइड होता है। जो भी हम डिसीजन लेते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है,
और ये बुक वैल्यू मेथड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर कर रहा है, मतलब ये मेथड सही नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर करना चाहिए वो यहाँ पे कंसीडर नहीं हो पा रहा है। पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर बी एक ही चीज है, बस अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बुक वैल्यू से जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी सही वैल्यू का अंदाज नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट उठाओ, बुक वैल्यू पर शेयर निकालो, यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व को ऐड करो और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना, तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, मान लो आ जाएगी 150 रुपए एग्जाम्पल। लेकिन आज उसकी मार्केट प्राइस सुबह मैंने देखा था तो 1300 रुपए के आसपास है। कहाँ मार्केट वैल्यू 1300, कहाँ बुक वैल्यू 150-200 रुपए, तो बहुत डिफरेंस है ना। आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कितना इन्वेस्ट करेंगे 1300, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आप 1300 पे कैलकुलेट करेंगे। मान लो कंपनी ने 5 रुपए डिविडेंड दिया तो आप बोलेंगे ओ मैंने 1300 इन्वेस्ट किया और मुझे 5 रुपए मिले, दिस इज माई रेट ऑफ रिटर्न। आप 150 तो आप देखेंगे भी नहीं अपने रिटर्न निकालने के लिए, है कि नहीं। आपने क्या इन्वेस्ट किया 1300, तो आपको जो भी अब डिसीजन लेना होगा किसके बेसिस पे लेंगे 1300 के बेस पे, क्योंकि ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये 1300 रुपए आप कहीं और लगा सकते थे। अब आजिए मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये थियरी क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर दी बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स, विच इज मोर अप्रोप्रिएट, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो आपको दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देने का है। तो एडवांटेज नंबर 1, मार्केट वैल्यूज आर नॉट अफेक्टेड बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। सेकेंड है मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वहां जो डिसएडवांटेज था यहां वो एडवांटेज में आ रहा है। मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट द प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये मार्केट वैल्यू का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहां पर आपको सही वैल्यू पता चलती है, सही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता चलती है। एंड पॉइंट नंबर 4, इट इज कंसिस्टेंट विद द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कल मैंने जब ये चैप्टर चालू किया था एक लाइन लिखी थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट रेट ऑफ रिटर्न विच द फर्म मस्ट अर्न टू मेंटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, लिखा था। तो मार्केट वैल्यू वेट इज कंसिस्टेंट विद द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड पॉइंट नंबर ई, मार्केट वैल्यू इज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फर्म की अगर हमें सही मायनों में अगर कैपिटल स्ट्रक्चर पता करनी हो तो मार्केट वैल्यू देखना चाहिए। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो है कि अगर कंपनी अनलिस्टेड हो तो उसकी मार्केट प्राइस अवेलेबल ही नहीं है, चाहते हुए भी हम मार्केट वैल्यू यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा डिसएडवांटेज है कि शेयर भले लिस्टेड हो लेकिन उस पर एक्टिव ट्रेडिंग नहीं होती है। एक्टिव ट्रेडिंग मतलब डेली ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो भी फिर वो प्राइस रिलायबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी ट्रेडिंग नहीं होती है रोज, बहुत 15 दिन, महीना, 2 महीना में कभी एक बार ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ट्रेडिंग सारे शेयर्स में नहीं होती, भले लिस्टेड हो। जैसे दुकान में भले 100 आइटम रखे हो लेकिन रोज सारे आइटम बिकेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कुछ बिकते ही नहीं है। उसी तरह शेयर मार्केट में भी ये शेयर रखे हुए बेचने के लिए, लेकिन कोई खरीदार भी तो होना चाहिए, तो उस केस में आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मार्केट प्राइस का कि मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट्स फ्रीक्वेंटली। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट्स फ्रीक्वेंटली। अगर आप एक महीने की किसी कंपनी की शेयर प्राइस को देखेंगे तो 200 से पहले 400 पे गया, फिर 100 में आ गया, फिर 150, 300, 70, फिर एक दिन 7 रुपए। अब बताओ
7 दिन के अंदर में इतना फ्लक्चुएशन, 1 महीने में इतना फ्लक्चुएशन। यहां मैं कैलकुलेट करूंगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ और ही आएगा, यहां करूंगा तो कुछ और, यहां करूंगा कुछ और, फिर यहां करूंगा कुछ और। तो आपके साल में 10 बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्लक्चुएट हो रहा है। जितनी बार शेयर प्राइस चेंज होगा अब उतनी बार आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फ्लक्चुएट होता है। तो ये ड्रॉबैक है। और एक और ड्रॉबैक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैन्युपुलेशन ऑफ शेयर प्राइसेस। कभी कभी शेयर प्राइसेस को जो ब्रोकर्स होते हैं, बड़े ब्रोकर्स, वो मैन्युपुलेट करके या तो बहुत बढ़ा देते हैं या बहुत कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रोकर्स का जो कार्टेल होता है, जो उनकी जो ग्रुप होती है बहुत पावरफुल होती है, वो चाहे तो शेयर की प्राइस बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। इसलिए उस समय हम मार्केट वैल्यू पे रिलाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का एक प्रॉब्लम। X Limited has the following capital structure. X Limited has the following capital structure. Equity capital ब्रैकेट में क्या लिखा है, 10 लाख शेयर, ₹10 par 100 लाख। तो 10 लाख नंबर है और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। ये जो बैलेंस शीट दिया गया आपको, ये बुक वैल्यू है। ठीक है, तो बुक वैल्यू जब हम यूज करेंगे तो इन सारे नंबर्स का हम प्रयोग करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 11% है, 10,000 शेयर 100 रुपीज पार। रिटेन्ड अर्निंग 13.5% डिबेंचर, 50,000 डिबेंचर ₹100 पार। टर्म लोन 12%। टोटल कंपनी का जो बुक वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 360 है। अब नीचे कुछ खास इंफॉर्मेशन दी गई, जरा ध्यान से देखना। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, यानी D0 है या D1 है, D1 is ₹1.50. The DPS, what is DPS? Dividend per share is expected to grow at the rate of 7%. The market value per share is ₹20. Preference stock redeemable after 10 years is currently selling for ₹80. The tax rate is 50%. Debentures redeemable after 6 years are selling at ₹80 per debenture. Calculate the average cost of capital using book value proportion, मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शन। तो इस क्वेश्चन में आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहले हमें स्टेप 1 क्या लिखना होगा, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। कितने सोर्स है, 5। तो पहले मैं यहां लिखूंगा सोर्स, दूसरा कॉलम फॉर्मूला और तीसरा कॉलम कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कॉलम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो पहले सोर्स में आ गया इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला यहां पे फिट बैठता है, D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 1.50 है, P0 20 है और ग्रोथ रेट 0.07 है, 14.5%। सारे विद्यार्थी चेक करते रहना।
उसके नीचे पहले मैं रिटेन्ड अर्निंग लिखूंगा। क्या मुझे अलग से फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ आपको लिखना है सेम एज अबव। सेम एज अबव का मतलब आंसर भी यहां पे 14.5% ही आएगा। कोई अलग से फॉर्मूला यूज करना नहीं हमें, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो सेम आंसर आएगा, है कि नहीं। उसके बाद लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां पे फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स n, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा? 11% ऑफ 100 रुपीज। 11 ब्रैकेट में रिडम्पशन वैल्यू क्या है? रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस दिया 80 रुपीज, तो करंट मार्केट प्राइस है। कल ही मैंने बताया था करंट मार्केट प्राइस 80 रुपए। इसका मतलब थोड़ी कि 10 साल के बाद भी 80 रुपए में रिडीम होगा, तो हम फेस वैल्यू अज्यूम करेंगे 100 और नेट प्रोसीड की जगह करंट मार्केट प्राइस 80 यूज करेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 80 बाई 2 करेंगे, तो ये आंसर बताओ कितना आया? आराम से करो। 14.44। चेक किया? एक लाइन छोड़ दो। अब लिखो यहां पे डिबेंचर्स। डिबेंचर का फॉर्मूला है I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N, फिर अपॉन RV प्लस NP बाई 2। तो अब जरा इंटरेस्ट रेट देखना, 13.5 दिया हुआ है और टैक्स रेट नीचे कहीं दिया हुआ है 50%। 1 माइनस 0.5। रिडम्पशन वैल्यू यहां पर भी नहीं दिया हुआ है, तो फेस वैल्यू लेंगे। और नेट प्रोसीड नहीं दिया है, लेकिन सेलिंग एट ₹80 पर डिबेंचर, यानी करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है 80, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 6 अपॉन 100 प्लस 80 बाई 2। अब जरा आराम से इत्मीनान से सॉल्व करो। कितना है आंसर? $11.20 11.2%। और एक टर्म लोन भी है। टर्म लोन का फॉर्मूला है I इंटू 1 माइनस टी। टर्म लोन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है आपको 12% और टैक्स रेट नीचे दिया हुआ है 50%। तो 12 रुपए पे करेंगे तो 6 रुपए का बचत, 6 रुपए की बचत होगी, 50% टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा? 6% आएगा। तो पहले तो ये चार्ट बना लिया, इसमें हमें इंडिविजुअल सोर्सेस के कॉस्ट पता चल गए। चाहे आप बुक वैल्यू वेट यूज करो या मार्केट वैल्यू वेट यूज करो, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स आपको यही फिगर्स यूज करने हैं। समझ में आया? ठीक है। तो इसमें आपके सारे फॉर्मूले का रिवीजन भी हो गया, काफी सारे फॉर्मूले का। अब आ जाते हैं, ये फिगर सब सही है ना? सबने इंडिविजुअली चेक किया अपने अपने इंडिपेंडेंटली? हाँ, बाद में फिर क्या सब गलत हो जाएगा। अब लिखेंगे स्टेप नंबर 2, WACC
using book value weights, book value proportion और book value weights. ठीक है, सही है. एक टेबल बनाएंगे, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट. ये फॉर्मेट इजी है समझने में भी. सोर्स, अगर आप बुक वैल्यू वेट यूज कर रहे हैं ना, तो सारे सोर्सेस लिखेंगे इंक्लूडिंग रिटेन्ड अर्निंग ऑल्सो. लेकिन अगर आप मार्केट वैल्यू वेट यूज करेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग नहीं लिखते हैं, एक एक लाइन छोड़ के लिखते जाओ. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर, टर्म लोन. फिर अमाउंट, अगर बुक वैल्यू यूज कर रहे हैं तो बस बैलेंस शीट के फिगर को ही ले लेना आपको. बुक वैल्यू मतलब एज पर बुक्स, बैलेंस शीट 80, टोटल 360 आया, चेक करना. अब वेट कैसे लिखेंगे? देखो, समय बचाना हो तो 100/360, 10/360, 120/360. तो कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको थोड़ी देर के लिए. 80/360. राउंडिंग ऑफ का चक्कर भी नहीं है ना, तो फिर सोचेंगे कि राउंडिंग ऑफ भी करना पड़ेगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा. तो ऐसे ही लिख दो ना, इजी, फास्ट, नो मिस्टेक. कॉस्ट के लिए आप पिछले वाले वर्किंग नोट पे जाओ. इक्विटी की कॉस्ट कितनी थी? 14.5%. प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कितना था? 14.44%. रिटेन्ड अर्निंग का 14. डिबेंचर का 11.2%. टर्म लोन 6%. टर्म लोन 6%. चलिए यहां तक तो पहुंच गए. अब लिखो, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर पे 100/360 इंटू 14.5 करो. 4. बस 2 डिजिट बोलो, 0.3. हाँ, 0.40. हाँ, नहीं, फिर से करो एक बार. 120/360 इंटू 14.5, 4.813. अच्छा, 50/360 इंटू 11.2 करो, 1.55, 1.33. चलो ठीक है. अब आप इसको टोटल कर लो. सो दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू, टोटल करो ना. क्या कुछ गलत हो गया? लास्ट वाला एक बार वापस चेक करो. 80 टाइप करो, /360 करो, इंटू 6 करो, 1.33 सही है. टोटल कितना बताया आपने? हाँ, मुझे कुछ शक हो रहा है. 12.114. ठीक है, लगभग 12.14 तक आ गया. डेसिमल के बाद अगर इस सेकेंड डिजिट डिफरेंट है तो कोई बात नहीं. 12.1 तो सबका आ गया ना स्टार्ट में, खुश रहो. ये हो गया हमारा बुक वैल्यू वेट. अभी अगली हेडिंग क्या लिखेंगे? हाँ, वर्किंग नोट 3, स्टेप नंबर 3, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू
वेट्स। अब यहां पर एक नोट लिखना है, व्हेन वी यूज market value as weights, we do not include retained earning retained earnings separately in the source of finance column. We do not include retained earnings separately in the source of finance column because market value of equity shares takes into consideration the total value of equity, takes into consideration the total value of equity including retained earning, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का भी इफेक्ट आ गया है, अलग से कुछ नहीं लेना आप। रिटेन्ड अर्निंग अलग से मार्केट में ट्रेडिंग भी नहीं होती है। क्या आपने कोई ऐसा सुना कभी रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है? शेयर की ट्रेडिंग होती है, रिटेन्ड अर्निंग शेयर का ही हिस्सा है। तो अब जब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में ले ही रहा हूं, उसमें रिटेन्ड अर्निंग का इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, सम्मिलित है, ठीक है। अब टेबल ड्रॉ करना, सोर्स, अमाउंट रुपीज इन लैक्स, वेट, कॉस्ट, वेट इनटू कॉस्ट, ठीक है। इस बार रिटेन्ड अर्निंग नहीं लिखेंगे, सोर्स में पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर्स, एक एक लाइन छोड़ के लिखो, हाँ। प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग नहीं लिखना है। टर्म लोन, उसके लिए इतना बड़ा नोट लिखवाया मैंने। अब अमाउंट कैसे लिखना है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 10 लाख, और इसकी मार्केट प्राइस एक की कितनी है? 20, तो ये हो गया 200। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो ऊपर रुपीज इन लैक्स। प्रेफरेंस शेयर की संख्या कितनी है? 10,000, यानी 0.1 लाख। 10,000 यानी कितना हुआ? 0.1 लाख। सही है गलत? हाँ, वाह, मजा आ गया। इंटू 80, तो 8 लाख हुआ। 100 का शेयर 80 में बिक रहा है, तो 10 लाख का शेयर 8 लाख में बिकेगा। डिबेंचर की संख्या कितनी है? 50,000, 0.50, क्योंकि फिगर्स लैक्स में चल रहा है, और उसकी एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 80, तो टोटल कितना हो गया? 40। टर्म लोन कितना है? 80। टर्म लोन के लिए वही लेना आपको। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो टर्म लोन की जो वैल्यू बैलेंस शीट में वही लेना है। अब आप टोटल करोगे तो टोटल डिफरेंट आएगा। 328 आ रहा है। अब जरा वेट में जरा जल्दी जल्दी लिखूंगा। 200 डिवाइड बाई 328, 8 डिवाइड बाई 328, 40 डिवाइड बाई 328, 80 डिवाइड बाई 328। कॉस्ट, इक्विटी का कॉस्ट 14.5 है। प्रेफरेंस शेयर 14.44% है। डिबेंचर
11.20% है, टर्म लोन 6% है। ठीक है, जरा आराम से शांत मन से करो, अलग अलग जवाब नहीं देना है। 200 डिवाइड बाई 328 इंटू 14.5, 8.84, 0.35, उसके नीचे 1.36, हाँ 1 टोटल ओके 12.01 और 12.02, जिसको जो लगे ठीक लिख दो। आ गया, टोटल चेक करना। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां पर आपने इंडिविजुअल सोर्सेस की कॉस्ट निकालनी सीखी और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने भी सीखा है। ठीक है, एनी क्वेरी नाउ? नहीं। तो अब हम एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर लेते हैं। एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा अभी कि टर्म लोन पे कॉस्ट ऑफ टर्म लोन निकालने के लिए यहां पे हम 12% वाला 12 लेंगे या 12% ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टोटल इंटरेस्ट लेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट 12% ऑफ 80, 4.8, 12% ऑफ 80 9.6 होगा ना। लेकिन अगर आप 9.6 लेंगे तो डिवाइड बाई 80 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंटरेस्ट रेट लेंगे तो एज इट इज लेना है, और इंटरेस्ट अमाउंट लेंगे 12% ऑफ 80 तो उसको डिवाइड करना है टर्म लोन के अमाउंट 80 से, तो आंसर तो उतना ही आएगा ना। अगर मैं आपका सुझाव है कि यहां पे हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए 9.60, ऊपर स्क्रीन पे देखो राइट साइड नीचे, तो 9.60 लोगे तो उसको फिर डिवाइड भी तो 80 से करना होगा ना। हम जब ये परसेंटेज निकालते हैं तो रेट पे निकालते हैं, अमाउंट पे नहीं निकालते। कल मैंने आपको बोला था कि क्या कोई कॉस्ट ऑफ टर्म लोन 12 लाख हो सकता है क्या? नहीं ना। तो 9.6 लाख थोड़ी टर्म लोन का हो सकता है कॉस्ट। तो जब आप उसको डिवाइड करोगे 80 से तो वापस आप वहीं पहुंच जाओगे 12 पे। तो जैसे आपको ठीक लगे, जो आपको कंफर्टेबल हो कि मुझे ये समझ में आ गया, लेकिन आंसर सही निकालो। और कोई सवाल आपको? नहीं। तो अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? अगला टॉपिक होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर। अगला टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पहले तो आप जानना चाहेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सचर ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म sources of finance in the total capital employed. Is it right? So कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे अभी आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, देखो मैं पीछे जा रहा हूं, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर ही है।
mixture of various long-term sources of finance in the total capital employed. Okay, so it's a combination of various long-term sources of finance which the company uses as a means of finance. So it can be a combination of debt and equity, debt equity preference term loan. Is it right? So different combination of sources of long-term finance is called capital structure. Okay. जो किसी किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में हो सकता है ओनली इक्विटी हो, ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो बिल्कुल डेट पे भरोसा नहीं करती हैं। कुछ कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट प्लस इक्विटी होगा, कुछ कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर। और अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो कुछ कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस बैंक से लोन भी ले सकते, जहां से मिल जाए पैसा ले लेने का, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, देना नहीं देना बाद की बात है, लेते समय तो ले लेना चाहिए। ठीक है, हाँ या ना? और अगर नहीं दे सके तो देश छोड़कर भाग जाना है। ठीक है, सुबह की फ्लाइट पकड़ के किसी तरह। तो ये हो गया हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है? इससे क्या फर्क पड़ता है? कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द कंपनी। इज इट राइट? कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स, अगर डिबेंचर का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा हो जाता है फिर। ठीक है, तो कंपनी के रिस्क एंड रिटर्न पे अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड कि मुझे कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है। तो दे विल ट्राई टू कीप अ कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज ऑप्टिमम, यानी ये हमारा गोल है मैनेजमेंट का कि द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, बेस्ट होना चाहिए। तो यहां पे बेस्ट की डेफिनेशन क्या है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने एक बबल्स में भी लिखा है, जिसके दो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, विच हेल्प्स यू टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमाइज्ड। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड से आप भली भांति परिचित हो गए अब, है कि नहीं? यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कि वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज्ड। अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। सो कैपिटल स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा लॉन्ग टर्म, अल्टीमेट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, that value or the wealth of the stakeholder should be maximized. So we have to select that capital structure which helps in value maximization or wealth maximization. Okay, क्या optimum capital structure possible है? Theoretically yes, practically may not be yes. Okay, if the firm cannot reach optimum capital structure, it should try to reach at least appropriate capital structure. अगर मान लो फर्स्ट रैंक नहीं आ सकते हैं तो कम से कम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th पहले 50 में आ जाओ, कम से कम पास हो जाओ, है कि नहीं? तो वही बात यहां पर है कि हम अगर बेस्ट तक नहीं पहुंच सकते
तो बेस्ट के आसपास भी पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? सो इफ द फर्म कैन नॉट रीच ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इट शुड ट्राई टू रीच एट लीस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपनी को पता ये मेरा टारगेट है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके आसपास भी पहुंच गए तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अप्रोप्रिएट जितना हो सके ऑप्टिमम के नजदीक होना चाहिए। Who will decide what is the optimum capital structure and what should be the capital structure? The management. Is it right? Ultimately, जो business run करता है, he will decide what will be the capital structure. तो आपकी बुक में वैसे पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, अगर आपने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लिखना या तो वो भी अच्छी बात है। तो अब हमें देखना है कि what are the 3 major factors affecting the capital स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 मेजर कंसिडरेशंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, नोट में लिखा हुआ है। तो 3 मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग योर कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग इज रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल। रिस्क, कॉस्ट, कंट्रोल। अब जरा देखना कितने सुंदर से टेबुलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जब भी कोई कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजन लेता है तो उसके मन में ये 3 बातें चल रही होती हैं कि इससे रिस्क पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रिस्क बढ़ेगा या घटेगा, कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और क्या इससे हमारा कंट्रोल डाइल्यूट होगा, क्या मैनेजमेंट की कंपनी से पकड़ घट जाएगी। शेयर इशू करते हैं तो कंट्रोल घट जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करेंगे यहां पे। एक है इक्विटी, दूसरे एंड पे लोन या डेट या डिबेंचर जहां पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, और बीच में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर की जो स्थिति है वो कुछ इक्विटी से मिलती जुलती है और कुछ डेट से मिलती जुलती है, इसलिए मैंने उसको बीच में लिखा है। अब पहले में एक एक कॉलम कंप्लीट करेंगे। हाँ, अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिस्क कहां कंपनी के लिए बढ़ता है? तो यहां पे रिस्क आपका सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट। क्यों? एक तो हमें इंटरेस्ट पे करना है इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। हाँ, जब आप लोन लेंगे तो बैंक ये नहीं देखेगी आपको प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। मुझे तो मेरा इंटरेस्ट चाहिए हर महीने, मुझे तो मेरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट चाहिए हर महीने। ठीक है, तो आपको हर 1 तारीख को या हर जो भी डेट डिसाइडेड है, बैंक को जाओ, इंटरेस्ट पे करो, इंस्टॉलमेंट का चेक दो। उसके अलावा आपको अपने एसेट को एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तब जाकर बैंक लोन देती है। और अगर हमने मान लो नहीं पे किया इंटरेस्ट, नहीं पे किया इंस्टॉलमेंट, तो क्या होगा? बैंक एसेट एक्वायर कर सकती है। आजकल लॉ भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी पास हो गया है, जिसमें बैंक को इतना पावर दिया गया है कि अगर कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसके एसेट को रिकवर करके पैसे वसूल सकते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट रिस्क है। तो इस सोर्स में जाने के पहले सोच लो भाई एक बार कि क्या हम इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे कर पाएंगे या नहीं। और सबसे कम रिस्क कहां है? लोवेस्ट रिस्क। न तो आपको डिविडेंड देना कंपलसरी है, न रीपेमेंट कंपलसरी है, न कोई एसेट हमने एज ए सिक्योरिटी दिया है। एक बार पैसे ले लिया, उसके बाद रीपेमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क सबसे कम है। इसलिए जो कंपनी कम रिस्क लेना चाहती है वो इक्विटी इशू करेगी, और जो रिस्क टेकर हैं आप जैसे लोग, वो डिबेंचर इशू करेंगे। आप लोग कैसे रिस्क टेकर हैं? नहीं है?
अरे ये जो कोर्स कर रहे हैं ये क्या कम है? पूरा जीवन दांव पे लगा दिया आपने। अब तक क्रिकेट खेलते तो शायद आईपीएल में आप भी बिक जाते 1-2 लाख रुपए में। प्रेफरेंस शेयर किससे ज्यादा रिस्की है और किससे कम रिस्की है? हाँ, मोर देन इक्विटी बट लेस देन डेट। और एग्जाम में आपको वो पूछेंगे क्यों? क्योंकि इक्विटी से रिस्की जो है, इक्विटी में डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आपकी कंपनी की प्रॉफिट होती है तो डिविडेंड देना पड़ता है, तो थोड़ा रिस्क तो है ही ना। दूसरा, इक्विटी को रिडीम करना ऑब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना ऑब्लिगेटरी है। तो जब रिडम्पशन की बारी आएगी तो उस दिन आपको अपने बिजनेस से पैसा निकाल कर उनको देना पड़ेगा, तो उतना रिस्क तो है ही ना। चलते बिजनेस से कैश निकाल कर देना मतलब एक बिजनेस में थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है। इज इट राइट? इसलिए थोड़ा इक्विटी के मुकाबले रिस्क ज्यादा है, लेकिन मैं अगर लोन से कंपेयर करूं तो रिस्क कम है। प्रेफरेंस डिविडेंड तभी पे करेंगे जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा कि इस साल प्रॉफिट नहीं है, टाटा, नो प्रेफरेंस डिविडेंड। वो मेरी आके गला नहीं पकड़ेगा, वो बैंकरप्सी कोड में नहीं चला जाएगा कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए। क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर जब इशू किया है तो उसको भी पता है कि डिविडेंड प्रॉफिट से दिया जाता है, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा है कि इनको हम कोई सिक्योरिटी नहीं देते हैं, जैसे हम डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी देते हैं, बैंक को देते हैं, इनको एज सच कोई सिक्योरिटी नहीं देते हैं। तो ये इतनी आसानी से कंपनी के एसेट को बेचकर अपना पैसा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है डिबेंचर के मुकाबले। अब जरा कॉस्ट पे चलते हैं। कौन सबसे ज्यादा कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है? इक्विटी कॉस्टलीएस्ट है। जैसे कि अभी आपने पिछले चैप्टर में भी देखा, एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, ये देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे ज्यादा था। ऐसा नहीं कि ऐसी किसी ने क्वेश्चन बनाने वाले ने कुछ नंबर फेक डाले और हमने सॉल्व किया, जनरली ऐसा ही होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाकी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इक्विटी शेयरहोल्डर टेक्स द मैक्सिमम रिस्क, देयरफॉर ही वांट्स द हाईएस्ट रिटर्न। वो बोलेगा अगर डिबेंचर होल्डर को 8% इंटरेस्ट मिल रहा है और मुझे भी 8% ही तुम रिटर्न दोगे, तो फिर मैं डिबेंचर में इन्वेस्ट करूंगा ना, क्यों इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। इसलिए हम इक्विटी इन्वेस्टर्स को हाईयर रिटर्न देते हैं। फिर एक स्टूडेंट बोलेगा कि अगर मान लो हमने कुछ नहीं दिया तो क्या कर सकता है मेरा, मार्केट प्राइस घट जाएगी, फ्यूचर में आप जब फंड्स रेस करने जाएंगे तो फिर कोई आपको पैसे नहीं देगा, है कि नहीं। तो जितना आप इक्विटी इन्वेस्टर को हायर एंड हायर रिटर्न देंगे, उतना आगे चलकर आपको पैसा भी रेस करना इजी हो जाता है। दूसरी बात, इक्विटी शेयर होल्डर आपके प्रॉफिट को शेयर करता है, जैसे पार्टनरशिप में होता है ना। तो जो भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें इक्विटी शेयर होल्डर की भागीदारी है, भले आप उसको डिविडेंड दो या मत दो। फर्म अगर अपने पास भी रख लेती है तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट का हिस्सा किसको बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो अगर कंपनी ने मान लो 50% रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट अर्न किया, तो अल्टीमेटली इसका हिस्सा उसको भी जाएगा, आज नहीं तो कल। जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी या जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो उसका शेयर इक्विटी होल्डर को जाएगा। इज इट राइट? तो इक्विटी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है एंड ही गेट्स अ शेयर इन द प्रॉफिट। ओके, डज नॉट गेट अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, इसलिए उसका रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी किसका कॉस्ट सबसे कम होता है यहां पे? हाँ, लोवेस्ट, लोन एंड डिबेंचर, बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, ठीक है। इसकी वजह से इसका कॉस्ट कम हो जाता है। मैं 2-3 पेज पीछे जा रहा हूं स्क्रीन पे समझाने के लिए। जब आपने ये चार्ट बनाया तो आप ध्यान से देखो,
कि जब मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड लिया तो पूरा 11 रुपए लिया यहां पे, लेकिन जब मैंने इंटरेस्ट लिया तो उस पर टैक्स शील्ड लिया, नीचे इंटरेस्ट लिया टर्म लोन पे तो उस पर टैक्स शील्ड लिया, तो जहां मैं 12% इंटरेस्ट पे कर रहा था, टैक्स शील्ड कंसिडर करने के बाद ये 6 हो गया, जबकि डिविडेंड प्रेफरेंस पे 11% का 11 ही रहा, उल्टा और बढ़ गया वो थोड़ा सा। कितना फर्क पड़ा ना। तो इसलिए टैक्स शील्ड की वजह से डिबेंचर या लोन का कॉस्ट कम हो जाता है, और इसी वजह से, इसी लालच की वजह से कंपनी डेट यूज करती है, क्योंकि उनको इतना बड़ा टैक्स एडवांटेज है। इंडिया में टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। कितना है कॉर्पोरेट टैक्स रेट? 30% है। सरचार्ज भी तो है ना, और बहुत सारे सेस भी हैं। सब मिला जुला के बताओ कितना है? 35.88। OMG, इतना? यानी 100 रुपए का अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया तो मेरा 35 बस ही बच गया, है कि नहीं? इसलिए कंपनी इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट ज्यादा यूज करती है। अब जो भी कंपनी देखोगे इंडिया में बहुत सारी, सबकी बैलेंस शीट में डेट भरा पड़ा है, भर भर के लेते हैं। ठीक है, क्यों? टैक्स शील्ड। ठीक है, क्योंकि चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। प्रेफरेंस की स्थिति वापस इन दोनों के बीच में है, कॉस्टलियर देन लोन एंड डिवेंचर बट चीपर देन इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड पे करते हैं उस पे हमें टैक्स शील्ड नहीं मिलता, इसलिए वो डिबेंचर से कॉस्टली है, लेकिन इक्विटी से फिर भी चीपर है, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर को हम बहुत हाई रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं। कुछ कुछ कंपनी इक्विटी इन्वेस्टर को 60% डिविडेंड देती है, 100% डिविडेंड भी देती है। इज इट राइट? लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ओनली, मात्र, केवल 10, 11, 12%। इज इट राइट? इसलिए इक्विटी से चीपर है। कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कंपनी इक्विटी शेयर इशू नहीं करती है। आपने कंपनी फॉर्म की, कंपनी क्रिएट की, है कि नहीं? अपना पूरा पसीना बहाया, और जब एक बार कंपनी बन गई और शेयर आप इशू कर देंगे, उसका फायदा किसको मिलेगा? दूसरे को, क्योंकि वो तो शेयर होल्डर बन गया, मतलब आपकी प्रॉफिट में उसको शेयर मिलने लग गया। पार्टनरशिप जैसा ही है। पार्टनरशिप में बस लिमिटेशन है, 2, 5, 10 पार्टनर होते हैं। कंपनी फॉर्म इज एन एक्सपांडेड वर्जन ऑफ पार्टनरशिप। हर शेयर होल्डर पार्टनर है कंपनी का। अगर आपके पास 100 शेयर भी है तो आप उतने हिस्से के मालिक हैं, है कि नहीं? इसलिए आप डाइल्यूशन होता है। डाइल्यूशन होने से क्या प्रॉब्लम है? डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में नहीं रह जाती है। डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में नहीं है ना। अगर आपके पास मान लो 75% शेयर है तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन भी आराम से पास कर सकते हैं। अगर आपके पास 51% शेयर है तो कोई भी जनरल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। यानी बहुत सारे जो कंपनी के जो डिसीजन होते हैं वो जनरल रेजोल्यूशन की वजह से हो जाते हैं। जैसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना हो तो अगर आपके पास 51% है तो आप किसी को भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लो कम है, 51 से घट गया, आपने शेयर इशू करते करते एक दिन ऐसा आया कि आपके पास अब 40% ही शेयर रहा, तब आपका स्टेक कम हो गया। अब इससे क्या होगा कि 60% शेयर आउटसाइडर के पास चला गया। अगर वो सब मिल गए तो फिर आप जो डिसीजन चाहते हो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए कंपनी क्या करती है, ज्यादा इक्विटी शेयर इशू नहीं करती है। और इन दोनों में नो डाइल्यूशन, जनरली डाइल्यूशन नहीं होता है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर आपने लगातार 2 साल प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिए और अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो फिर उनको भी वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। लोन के केस में भी क्या होता है, अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है
किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो कई बार वो नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। नॉमिनी मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव। और जब नॉमिनी डायरेक्टर्स बोर्ड में बैठेगा तो डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करेगा। टू दैट एक्सटेंट देयर इज अ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। तो यहां पे रिलेटिवली बहुत कम डाइल्यूशन होता है प्रेफरेंस और डिबेंचर के केस में। तो ये जब आप डिसीजन लेते हो तो आपको बहुत सोच विचार के डिसीजन लेना है। अभी कुछ चीजें इक्विटी के फेवर में है, कॉस्ट इज लोएस्ट, रिस्क इज लोएस्ट बट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डाइल्यूशन। प्रेफरेंस इन दोनों के बीच में आता है। डिबेंचर के साथ एडवांटेज ये है कि डाइल्यूशन नहीं होता है, कॉस्ट लोअर है, लेकिन डिबेंचर लोन इज वेरी रिस्की। इतने रिस्की हैं कि कंपनी बंद हो सकती है कि नहीं। किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गई, जेट एयरवेज बंद हो गई, और भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो गई। क्यों? किसकी वजह से? लोन की वजह से। इक्विटी रहता तो बंद क्यों होती ना फिर। हाँ, तो ये रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन बिजनेस का मतलब ही होता है रिस्क टेकिंग। इज इट राइट? तो चलिए अब हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसमें आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज पढ़ना है। कुछ महान लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर थियरी बनाई है। तो जब तक ये थियरी में जो अजम्पशन सही होंगे तब तक ये थियरी सही है, लेकिन अगर अजम्पशन सही नहीं हुए तो थियरी अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो ये जो थियरी है ये दो टाइप की होती है, दो टाइप की हैं। एक थियरी ऐसी है जिनका मानना है कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स WACC और वैल्यू ऑफ फर्म। और एक दूसरी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है, एक और ग्रुप ऑफ थिंकर्स है, उनका मानना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से कुछ नहीं होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म। दोनों के अपनी अपनी लॉजिक है, ठीक है। इस कैंप में कौन कौन बिलोंग करते हैं? यहां पर दो थियरी हैं, नेट इनकम अप्रोच और दूसरा ट्रेडिशनल थियरी। ये दो थियरी का मानना है कि कंपनी अगर चाहे तो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करके फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकती है या WACC को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने से इन पे इंपैक्ट आता है, जबकि ये जो दो थियरी हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मॉडी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, इनका मानना है कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करके कोई फायदा नहीं, न तो वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होगा न एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा। अननेसेसरी आप कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ मजाक मत करो, मत छेड़छाड़ करो, ठीक है। कुछ नहीं मिलने वाला। किसकी बात सुने? दोनों अपनी अपनी थियरी है। अब ये जो थियरी है इन्होंने उसके पीछे कुछ अजम्पशंस दिए हैं, ठीक है। कोई भी थियरी जब इकोनॉमिक्स में बनाई जाती है तो उसके पीछे हम थोड़े बहुत अजम्पशंस डाल देते हैं कि ये थियरी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग अजम्पशंस काम करेगी। जब बचपन में इकोनॉमिक्स पढ़ता था तो वहां पर भी एक डिमांड थियरी थी
अभी मुझे कुछ याद नहीं, आप ही लोग बताओ उसमें क्या अजम्पशन थे। डिमांड थियरी थी ना, हाइयर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लेकिन कुछ अजम्पशंस भी थे, वहां पर ये थियरी काम नहीं आती है। तो उसी तरह यहां पर भी बहुत सारे अजम्पशंस हैं। ये जो अजम्पशंस है दो टाइप के हैं, जनरल अजम्पशन एंड स्पेसिफिक अजम्पशन। जनरल अजम्पशन एंड स्पेसिफिक अजम्पशन। जनरल अजम्पशन इज कॉमन फॉर ऑल four theories and specific assumption is applicable to only that specific theory। तो अब एग्जाम में अगर थियरी क्वेश्चन आए, राइट और नोट ऑन नेट इनकम अप्रोच, तो पहले तो आप जनरल अजम्पशन लिखोगे और उसके बाद नेट इनकम अप्रोच की जो स्पेसिफिक अजम्पशंस हैं वो लिखोगे। ठीक है, तो पहले मैं जनरल अजम्पशंस आपको बता देता हूं, और जब प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं तो ये जनरल अजम्पशंस ध्यान में रखना है। एप्लीकेबल टू ऑल थियरीज, क्योंकि ये वेरी बेसिक अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन है टू कीप द थियरी सिंपल, देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कितने सोर्स हैं? दो। कौन कौन से? डेट एंड इक्विटी। सिर्फ डेट और इक्विटी यूज करेगी फर्म, प्रेफरेंस शेयर या कोई और प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम इशू नहीं करेंगे। दूसरा अजम्पशन है द टोटल एसेट ऑफ द फर्म एंड इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड आर फिक्स्ड, नो चेंज इन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउएवर डेट इक्विटी मिक्स कैन बी चेंज, फॉर एग्जाम्पल आइदर बाय बोरिंग डेट टू रीपर्चेज इक्विटी शेयर और बाय रेजिंग इक्विटी शेयर टू रिटायर द डेट। अब ये अजम्पशन मैं आपको बता रहा हूं, इस पर जरा ध्यान दो। जब तक टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज नहीं होगा तब तक कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि अगर आप कैपिटल ही चेंज कर दोगे टोटल तो फिर इंपैक्ट आएगा। 10 करोड़ से बिजनेस करेंगे और 40 करोड़ से बिजनेस करेंगे तो इंपैक्ट आएगा ना हमारे प्रॉफिट में। लेकिन इंटरनली ये चेंज हो सकते हैं। अब जरा ध्यान से देना, यहां पर इक्विटी मान लो 100 करोड़ है, डेट 100 है, टोटल 200। ये हो गया मेरा एक कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा होगा इस तरह से, हमने क्या किया, इक्विटी को घटा दिया लेकिन उतने से ही डेट को बढ़ाया। तो ये लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, बाय बोरिंग डेट टू रीपर्चेज इक्विटी, बट टोटल उतना ही रहेगा 200। तीसरा क्या हो सकता है, हमने इक्विटी शेयर इशू किया और डेट रिडीम कर दिया, तो टोटल कैपिटल मेरा उतना ही है। या कोई और कॉम्बिनेशन जिसका टोटल 200 होगा। ठीक है, तो ये थियरी बोलती है कि आपका इक्विटी और डेट का टोटल हर वक्त कांस्टेंट रहेगा। इंटरनली डेट कम होगा, इक्विटी बढ़ सकता है, इक्विटी कम होगा, डेट बढ़ सकता है। ये अजम्पशन इसलिए क्योंकि अगर मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड ही चेंज कर दिया तो फर्म की अर्निंग पावर बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं? कोई आदमी 10 करोड़ रुपए से बिजनेस कर रहा है और उसने अचानक उसको 50 करोड़ का बिजनेस करने लगा तो उसकी अर्निंग पावर बढ़ जाएगी ना। तो हमारी थियरी आगे काम नहीं आएगी, आगे प्रूफ करना मुश्किल है। इसलिए थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि हम उतने ही कैपिटल से व्यापार करेंगे। ठीक है, लेकिन इंटरनली चेंज कर सकते हैं। तीसरा अजम्पशन क्या है, ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक बात नहीं है। जो भी कंपनी अर्न करेगी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 100%।
डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 100%। चौथा है कि द कंपनी अर्न्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, दैट मीन्स देयर इज नो लॉसेस। सो EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है EBIT इज पॉजिटिव। नेगेटिव EBIT हम नहीं लेंगे। नेगेटिव EBIT अगर आ गया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो हम अज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग नहीं है। और दूसरा EBIT इज कांस्टेंट, EBIT इज पॉजिटिव एंड EBIT इज कांस्टेंट। क्यों? पॉइंट नंबर 2 की वजह से। अगर आपने टोटल कैपिटल ही कांस्टेंट रखा है तो आपकी अर्निंग भी कांस्टेंट रहेगी। बोलो हाँ। इसलिए मैंने कहा कि सेकेंड का अजम्पशन का आगे लिंक है। अगर मैंने कैपिटल बढ़ा दिया तो आपकी EBIT भी बढ़ जाएगी। और आप कोई प्रॉफिट रिटेन कर नहीं रहे हैं, तो प्रॉफिट रिटेन नहीं करे तो हर साल आपका जो कैपिटल है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वही रहने वाला है। ठीक है, वही स्टार्टिंग पॉइंट, उतना ही अर्न करेंगे, आपका उतना ही EBIT हर साल जनरेट होगा। पॉइंट नंबर 4 ओवर E, बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट एंड नॉट affected by financing mix decision, that is there is no change in the fixed cost or operating risk। इसका मतलब है कि change in capital structure does not affect EBIT। इस लाइन को अगर मैं थोड़ा और गहराई में जाके एनालाइज करूं तो उसका मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से EBIT पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? EBIT कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या आपके कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से आपका सेल्स पे इंपैक्ट पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। अगर ये क्लासरूम मैंने 100% डेट से फाइनेंस किया है या 100% इक्विटी से फाइनेंस किया है, तो इससे क्या मेरे रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा? बोलो ना। क्या तुमने एडमिशन लेने के पहले इंक्वायरी की थी? ये बताओ पहले, क्लासरूम इक्विटी फाइनेंस्ड है कि डेट फाइनेंस्ड है? सपोज इसने पूछ ही लिया, मान लो, तो हमारे एम्प्लॉय ने कहा कि डेट फाइनेंस्ड है, रखो अपनी रिसीट, नहीं चाहिए। मैं ऐसी क्लास में एडमिशन नहीं लेता जहां पे डेट से पढ़ाया जाता है। ऐसा कभी हुआ है? मूवी देखने गए, ठीक है, उसको बोला भाई साहब एक बात बताओ पहले, ये जो थिएटर है ये इक्विटी द्वारा फाइनेंस किया गया है या डेट द्वारा फाइनेंस किया गया? उसने कहा डेट, रखो अपना टिकट, मुझे नहीं देखना ऐसे थिएटर में मूवी जो डेट द्वारा फाइनेंस किया गया हो। ऐसा होता है क्या? आपको क्या लेना देना उससे? तो मेरा सेल्स तो चेंज नहीं होगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज नहीं होगा, और मेरा जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी चेंज नहीं होगा। तो मेरा EBIT पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर A हो या B हो या C हो या D हो। तो EBIT तक मेरा आंसर सेम रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, बिकॉज EBIT तक पहुंचने के लिए जितने भी वेरिएबल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि मैं कैसे फाइनेंस करूं बिजनेस को। ठीक है, हाँ। पॉइंट नंबर F, देयर इज नो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स। तो ये जो अजम्पशन जो F है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करना है कि ना तो इंडिविजुअल को टैक्स पर पे करना है ना कॉर्पोरेट को टैक्स पे करना है, लेकिन बाद में हम इस अजम्पशन को निकाल देंगे। ठीक है, और जब बाद में हम इस अजम्पशन को निकालेंगे तो फिर हमें हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज लाना होगा, ध्यान रखना। फॉर द टाइमिंग सिंप्लीफिकेशन के लिए टैक्सेशन आर नॉट देयर, नो टैक्सेस। उसके बाद है इन्वेस्टर्स हैव द सेम सब्जेक्टिव probability distribution of expected earning, that means no difference in investor expectation।
इस लाइन का मतलब होता है जितने भी इन्वेस्टर है उसको कंपनी से सेम एक्सपेक्टेशन है। सेम एक्सपेक्टेशन है का मतलब सबको लग रहा है कंपनी की ईबीआईटी सेम होगी, ठीक है। तो ये 5 इन्वेस्टर है, ABCDE, और ये कंपनी है XYZ लिमिटेड। तो मैंने इसको पूछा, मिस्टर क्या लगता है तुम्हें XYZ की अर्निंग कितनी होगी? तो इसने कहा 10 लाख। बी से पूछा तुम्हारे को क्या लगता है इसकी ईबीआईटी कितनी होगी? 10 लाख। सी को पूछा XYZ की अर्निंग कितनी होगी? 10 लाख। इसी तरह सारे इन्वेस्टर को लगता है इस कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख होगी। सेम एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, ओके। और लास्ट अजम्पशन क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड विदाउट इनकरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये तो बड़ा गजब का अजम्पशन है। ये हमारा पहले का कैपिटल स्ट्रक्चर है, थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, इक्विटी 100, डेट 100, टोटल 200। फिर कंपनी चाहती है इक्विटी थोड़ा कम किया जाए और डेट बढ़ाया जाए, तो उन्होंने क्या किया, डिबेंचर इशू किया 50 के और उससे उन्होंने इक्विटी बायबैक कर लिया, टोटल हो गया 200। ये जो लास्ट वाला अजम्पशन है उसका मानना है कि इस कैपिटल स्ट्रक्चर से इस कैपिटल स्ट्रक्चर बी में जब आप मूव करेंगे तो इसके लिए कोई कॉस्ट इनकर नहीं करना होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा? हाँ, ऑफ कोर्स इशू एक्सपेंसेस लगेंगे। डिबेंचर को इशू करने का इशू एक्सपेंस लगेगा और इक्विटी को बायबैक करने का भी कुछ कॉस्ट लगता है ना। ऐसा थोड़ी कि सब शेयर होल्डर के नाम पे एक NEFT कर दिया हो गया, उसकी प्रोसेस है। बायबैक का भी एक प्रोसेस है ना, आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा, सेक्शन 68, 69, 70। पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, सबको नोटिस जाती है, उसके बाद उनके ऑफर्स आते हैं, फिर कंपनी बैठ के उसको एनालाइज करती है किसको कितना बायबैक करना है। तो इन सब के पीछे बहुत हमारा लीगल एक्सपेंसेस लगता है, ठीक है। लेकिन ये थियरी क्या कहती, सब मुफ्त में, इशू भी मुफ्त में, बायबैक भी मुफ्त में। ऐसा क्यों? अजम्पशन। तो ये थियरी सिंप्लीफाई हो सके, नहीं तो फिर हमारे फॉर्मूले में कई सारे नंबर्स को फिर जोड़ घटाना पड़ेगा आंसर तक पहुंचने के लिए। इज इट राइट? तो टैक्स इज नॉट देयर, सिंप्लीफिकेशन। नो इशू एक्सपेंसेस, सिंप्लीफिकेशन। नो प्रेफरेंस शेयर, सिंप्लीफिकेशन। तो इससे सिर्फ थ्योरी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया ताकि मैं उसको मैनेज कर सकूं आगे के कैलकुलेशंस के लिए। इज इट राइट? तो अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।